अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, पेशे खिदमत है रिलेटिव प्रोनाउन के टॉपिक पे प्रैक्टिस ऑफ एरर्स वाली एक्सरसाइज। हमारे जो नए व्यूअर्स हैं इनको थोड़ा सा गाइड करता चलूं। व्यूअर्स, हम इस वक्त पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन चल रहा है। प्रोनाउन की डिफरेंट काइंड्स को एक्चुअली हम इस वक्त स्टडी कर रहे हैं और प्रोनाउन जो है उसके अंदर जो डिफरेंट काइंड्स हैं उसमें रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो हमारा टॉपिक चल रहा है, जिससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो अब हमने किया इस तरह से है कि इस वीडियो से पहले 15 टेक्स्ट वीडियोस हैं रिलेटिव प्रोनाउन के टॉपिक के ऊपर, जिसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल में हर हवाले से एग्जांपल्स की मदद से इस टॉपिक को क्लियर करवाया है, समझाया है। उसके बाद अब ये एक्सरसाइजेज का सिलसिला शुरू हो गया है। इसमें ये पहली एक्सरसाइज है करेक्शन ऑफ एरर्स वाली। इसके बाद 5 प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं और इन एक्सरसाइजेज वाली वीडियोस को बनाने का मकसद ये है व्यूअर्स कि जब आप रिलेटिव प्रोनाउन के टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लें, सीख लें, उसके बाद इन प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज को आप सॉल्व करें। इससे एक तो आपको अपनी असेसमेंट हो जाएगी कि आपने जो टॉपिक समझा है उसकी आपको किस हद तक समझ आ गई है, ठीक है। दूसरा ये है कि जो कॉमन एरर्स होती हैं, जो मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स लिखते हुए, वो हाईलाइट हो जाती हैं और उनकी करेक्शन का भी जो है वो तरीका आपको आ जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को और ख़ास तौर पर इस करेक्शन ऑफ एरर्स वाली एक्सरसाइज जो है इसको लाजमी तौर पे सॉल्व करें, क्योंकि लैंग्वेज इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप जो है आपको अबूर हासिल नहीं होगा एक लैंग्वेज के ऊपर, और ख़ास तौर पे फॉरेन लैंग्वेज के ऊपर। तो ये जो करेक्शन ऑफ एरर्स वाली एक्सरसाइज है इसको सॉल्व करने का एडिशनल बेनिफिट आपको ये होगा कि इसके अंदर जितने भी रूल्स हैं जो हमने टेक्स्ट वीडियोस के अंदर स्टडी किए हैं वो तकरीबन रिवाइज हो जाते हैं। तो ये आपकी रिवीजन भी है, प्रैक्टिस भी है, असेसमेंट भी है। तो ये सारे आपको बेनिफिट्स जो हैं इस वीडियो को इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए होंगे। अब इस वीडियो में हमने काम इस तरह से करना है कि सबसे पहले तो आपने इस वीडियो को पॉज करके इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ बोर्ड के ऊपर एक साइड पे इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं रेड इंक के अंदर लिखे हुए और ग्रीन इंक के अंदर करेक्ट सेंटेंसेस जो है लिखे गए। तो आपने क्या करना है कि स्क्रीनशॉट लेने के बाद करेक्ट सेंटेंसेस की तरफ नहीं देखना, आपने इन इनकरेक्ट जो सेंटेंसेस हैं इनकी करेक्ट फॉर्म को अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना है। जब आप अपने जो करेक्शन कर लें इन सेंटेंसेस की, तो फिर अपने जो आपके नोटबुक वाले सेंटेंसेस हैं उनको यहाँ पर दिए हुए करेक्ट सेंटेंसेस के साथ आपने मैच कर लेना है। अगर तो आपकी एक आध गलती होती है, इसका मतलब है आपको रिलेटिव प्रोनाउन के टॉपिक की समझ आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1 पे चले जाएं और 1 बाय 1 करते जाएं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि गलतियां आपकी ज़्यादा हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको मज़ीद अभी इस टॉपिक को समझने की ज़रूरत है। तो आप फिर दोबारा इस टॉपिक को रिवाइज़ करें, इसकी वीडियोज़ को देखें या बोर्ड्स के स्क्रीन शॉट से जाके आप रिवाइज़ कर लें, जो भी आपने तरीकाकार अपनाया हुआ है। तो आप इसको रिवाइज़ करें। उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व करें, वो भी आपकी असेसमेंट हो जाएगी। अगर गलतियां ज़्यादा हो रही हैं इसका मतलब अभी मज़ीद आपको समझने की ज़रूरत है, फिर आप रिपीट करें। अगर गलतियां कम हो रही है तो फिर आप 1 बाय 1 सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते जाएं। और जब आप अपने आंसर्स को यहाँ पे दिए गए आंसर्स के साथ मैच करेंगे तो जो आपकी गलती होगी तो आप इस वीडियो को आगे चलाकर देख सकते हैं कि वो जो आपका सेंटेंस गलत हुआ है उसकी करेक्ट फॉर्म को मैंने यहाँ पे किस तरह से एक्सप्लेन किया है। इससे आपको अपनी गलती का भी पता चल जाएगा कि आपने गलती कहाँ पे की है, और उसकी करेक्शन की भी समझ आ जाएगी कि उसको आपने करेक्ट किस तरह से करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की एक्सरसाइज को। तो उसके लिए सबसे पहले आप जो है इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे जैसे ये वीडियो आगे चलेगी ये बोर्ड का जो मटेरियल है, ये जो स्लाइड है, ये चेंज होती रहेगी, और जैसे ही बोर्ड का मटेरियल चेंज होगा मैं हर दफ़ा आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा। अब आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो आप सारी वीडियो के इकट्ठे ही स्क्रीनशॉट लेके पूरी एक्सरसाइज को एक दफ़ा सॉल्व कर लें, या जैसे जैसे वीडियो आगे मूव कर रही है आप उसके साथ साथ ही सॉल्व करते जाएं। अब आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इन जो सेंटेंसेस हैं इनको सॉल्व कर लें अपनी नोटबुक के ऊपर। मैं अब एक्सरसाइज को शुरू करवा रहा हूँ, एक एक सेंटेंस को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, और जब आपकी कोई भी गलती आ जाए बीच में, जब आप उसको टैली करेंगे, मैच करेंगे, तो आप बाद में वीडियो को चला के देख लें कि मैंने उस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म को किस तरह से एक्सप्लेन किया है जी। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, इट इज दे हु वाज गोइंग फॉर अ वॉक। ये हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसकी करेक्ट फॉर्म होगी इट इज दे हु वर गोइंग फॉर अ वॉक।
जी, आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म में हमने वाज के बजाय वर लिखा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब किसी सेंटेंस के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन आपने यूज किया हुआ है तो डेफिनेटली रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई नाउन होगा जिससे रिलेट करने के लिए, जिसको डिफाइन करने के लिए, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए जो रिलेटिव क्लॉज है वो हमने लिखी है। तो वो जो नाउन होगा रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाला जो नाउन है उसके मुताबिक आपने रिलेटिव प्रोनाउन का जो वर्ब है वो यूज करना है। अब यहाँ पे हु जो है वो दे को डिफाइन कर रहा है। दे हु वाज गोइंग फॉर अ वॉक, यानी वॉक के लिए कौन जा रहे हैं? दे जा रहे हैं। तो अब हु के बाद जो वर्ब है वो दे के बाद होगा। दे चूंकि प्लूरल है नाउन, यानी प्लूरल प्रोनाउन है, तो लिहाजा यहाँ पे हम वॉज के बजाय प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब की वॉज रोंग है और जो करेक्ट फॉर्म होगी वो वर्ब होगा इट इज दे हु वर गोइंग फॉर अ वॉक। ठीक है। और नेक्स्ट जो दो सेंटेंसेस हैं उनकी करेक्शन भी बिल्कुल इसी रूल के मुताबिक होगी। इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जॉब, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। करेक्ट क्या होगा? इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द जॉब। एम इसलिए कि जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आई है हमारा नाउन, तो आई नाउन कह लें या प्रोनाउन कह लें, तो उसके मुताबिक हमने जो है वो वर्ब की फॉर्म को यूज करना है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद। नेक्स्ट है एनीवन हु कम हियर वर्क प्रॉपरली। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर स्टूडेंट को समझ नहीं आती, खास करके एमसीक्यूज वाले पेपर्स के अंदर, तो ये गलत है। लग बिल्कुल ठीक रहा है। गलत इसलिए है कि हु से पहले एनीवन है जो सिंगुलर है। सिंगुलर एक आपका प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है और सिंगुलर फॉर्म है उसकी, तो इसलिए हमने वर्ब की भी सिंगुलर फॉर्म जो है वो शो करनी है। तो एनीवन हु कम्स हियर वर्क्स प्रॉपरली, सिंगुलर है आपका प्रोनाउन, तो इसलिए कम नहीं होगा कम्स होगा, और वर्क नहीं होगा वर्क्स होगा। नेक्स्ट है आई वॉन्ट अ डॉक्टर फॉर माई मदर हु इज बिलो 40। अब इसकी करेक्ट फॉर्म है आई वॉन्ट अ डॉक्टर हु इज बिलो 40 फॉर माई मदर। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म में हमने कुछ वर्ड्स की फॉर्म्स को चेंज नहीं किया, बेसिकली जो वर्ड्स के सेगमेंट्स हैं उनकी अरेंजमेंट को बदला है। जी, ये भी आपका कह लें कि एरर ऑफ एक्सप्रेशन में भी आ जाता है, वैसे भी आपकी कॉम्प्रीहेंशन जो है वो जो है डिस्टर्ब हो जाती है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में हमें ऐसे लग रहा है कि जो 40 साल से कम उम्र जो है वो मदर की है या मदर की होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में मैसेज हम ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि ऐसे डॉक्टर की तलाश है जिसकी उम्र जो है, डॉक्टर की उम्र 40 साल से कम हो। तो इसलिए ये आपका करेक्शन टेंस होगा, ये गलत है। तो इसमें रूल ये है कि जो हमने रिलेटिव प्रोनाउन है इसकी कोशिश करनी है कि जिस नाउन को ये रिलेट कर रहा होता है उसके करीब तर रखें, यानी जितना करीब उसके लेकर जाया जा सकता है रिलेटिव प्रोनाउन को उस नाउन के करीब रखा जाता है जिससे ये रिलेट कर रहा होता है। और उसमें लॉजिक भी है। डेफिनेटली रिलेटिव प्रोनाउन के साथ आगे रिलेटिव क्लॉज है, यानी जिसका वो सब्जेक्ट बन रहा है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव क्लॉज जो है वो किसी नाउन को डिफाइन कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है। तो चूंकि उसको एक्सप्लेन कर रही है इसलिए फिर रिलेटिव क्लॉज को उस नाउन के साथ ही होना चाहिए जिसको एक्सप्लेन करे। अब यहाँ पे हु इज बिलो 40 ये बात हो रही है डॉक्टर से, डॉक्टर के लिए बात हो रही है, मदर के लिए बात नहीं हो रही। इसलिए हु इज बिलो 40 को हम मदर के साथ नहीं लिखेंगे, इसको डॉक्टर के साथ लिखेंगे, उस नाउन के साथ लिखेंगे जिसको रिलेटिव प्रोनाउन आपका रिलेट कर रहा है। लिहाजा हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा आई वांट अ डॉक्टर हु इज बिलो 40 फॉर माय मदर। तो मुझे अपनी माँ के लिए ऐसे डॉक्टर की तलाश है जिसकी उम्र जो है वो 40 साल से कम हो। जी, नेक्स्ट जो हमारे सेंटेंस नंबर 8 तक जितने भी सेंटेंसेस हैं उनकी करेक्शन बिल्कुल इसी रूल के तहत होगी। She took her bike to the workshop which she wanted to repair. Wrong sentence है, correct होगा she took her bike which she wanted to repair to the workshop। जी, इसमें भी ऊपर वाले सेंटेंस की तरह बिल्कुल सेम वही गलती थी। देखिए हमारा रिलेटिव प्रोनाउन which है, ये रिलेटिव क्लॉज है, ये बाइक के मतलब बात हो रही है तो इसे बाइक के करीब रखना है, हमने एंड पे नहीं लेकर जाना। नेक्स्ट है the man is my teacher who met you there। जी, तो ये गलत है, करेक्ट फॉर्म होगी द मैन हु मेट यू देयर इज माय टीचर। नेक्स्ट है इट इज द ऑफिस नॉट द स्टाफ व्हिच ही हेट्स। ये गलत सेंटेंस है, इसकी करेक्ट फॉर्म होगी इट इज द ऑफिस व्हिच ही हेट्स नॉट द स्टाफ। नेक्स्ट है आई विद सम फेलोज अटेंडेड द फेयरवेल। जी, ये रॉन्ग सेंटेंस है, करेक्ट होगी आई अटेंडेड द फेयरवेल विद सम फेलोज। हाँ जी, अब इसमें
भी आप देख सकते हैं ना कि बात हो रही है फेयरवेल को अटेंड करने की, ठीक है। तो इसलिए हमने ये जो है इसको साथ में रखना है। फेयरवेल अटेंड जो वर्ब है उसको आई के साथ रखेंगे, यानी जो आपका वर्ब होगा उसको आपका जो प्रोनाउन है या नाउन है उसके करीब में रखेंगे, तो ये सही अरेंजमेंट होगी। तो ये लिहाजा ये वाली जो अरेंजमेंट है ये आपकी गलत है, ये वाली अरेंजमेंट आपकी ठीक है। आई अटेंडेड द फेयरवेल विद सम फेलोज। नेक्स्ट है दिस इज द गर्ल विच वॉज ड्राइविंग द कार। तो ये गलत है, ये रॉन्ग सेंटेंस है। तो इसमें बड़ी प्रोमिनेंट गलती है क्योंकि यहाँ पे गर्ल के लिए विच का यूज हमने किया, तो गलत है। तो ये रूल है, हम जानती हैं कि जो इंसान है उनके लिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन हु या हुम या हुज को यूज करेंगे, और जो जानवर हैं या बेजान चीजें हैं उनके लिए हम विच यूज करेंगे, और जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन दैट है वो सबके लिए यूज होता है। यानी अगर आप दैट यूज कर रहे हैं तो सबके लिए यूज होगा, विच आप इंसानों के लिए यूज नहीं कर सकते। तो गर्ल एक इंसान है, इसलिए जो विच है यहाँ पे गलत है। लिहाजा करेक्ट फॉर्म होगी सेंटेंस की दिस इज द गर्ल हु वॉज ड्राइविंग द कार। नेक्स्ट नंबर 19 तक जितने भी सेंटेंसेज हैं उनकी करेक्शन जो है वो इसी रूल के मुताबिक होगी। तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है दैट्स द बॉय विच आई मेट। तो रॉन्ग सेंटेंस है, करेक्ट होगा दैट इज द बॉय whom I met। नेक्स्ट है here is the cat who is very precious। जी, तो here is the cat, ये who अब गलत है, who इंसानों के लिए होता है, जानवरों के लिए which यूज होता है। तो लिहाजा यहाँ पे होगा here is the cat which is very precious। नेक्स्ट है who of these goats is yours। जी, तो ये who goats के लिए हम यूज नहीं कर सकते, which होगा which of these goats is yours। तो इनमें से कौन सी goats जो है वो आपकी हैं। दिस इज द बर्ड हु सिंग्स वेल। अब यहाँ पे हु है, गलत लगा हुआ है। दिस इज द बर्ड विच सिंग्स वेल। नेक्स्ट है दिस इज द सेम टेबल विच आई बॉट। दिस इज द सेम टेबल दैट आई बॉट। अब यहाँ पे क्या है, विच इसलिए नहीं यूज किया कि जब सेम आ जाएगा, यानी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो आपका अगर सेम यूज हुआ है, ओनली यूज हुआ है, ये रूल हमने पढ़ा हुआ है पीछे, तो उसके बाद फिर हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट को यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर दैट यूज होगा। शी इज द गर्ल विच केम लेट। शी इज द गर्ल हु केम लेट। द मोमेंट हु इज लॉस्ट फॉर एवर। द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर। नेक्स्ट है द हॉर्स हु इज गोइंग इज माइन। द हॉर्स विच इज गोइंग इज माइन। नेक्स्ट है शी इज द बेस्ट राइटर हु कुड बी फाउंड। जी, अब ये सेंटेंस जो है ये आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन ये सेंटेंस जो है इसमें रिलेटिव प्रोनाउन हमने गलत यूज किया हुआ है, क्योंकि रूल है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर आपकी सुपरलेटिव फॉर्म यूज हुई है तो फिर आपने वहां पर क्या करना है, आपने दैट यूज करना है। तो यहाँ बेस्ट है, ठीक है, तो बेस्ट जो है बेस्ट के साथ हु नहीं यूज होगा, दैट यूज होगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप पीछे वाले रूल स्टडी करें, टेक्स्ट वीडियोस को आप अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको ये रूल्स में समझ लग जाएंगे। अब मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि रूल्स मैंने डिटेल में पहले पढ़ाए हुए हैं। तो बस इतना ही बताऊंगा कि सुपरलेटिव फॉर्म अगर यूज हुई है पहले तो एडजेक्टिव जो है उसकी सुपरलेटिव फॉर्म है, तो उसके साथ जो है रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज होता है। दिस इज द सेम टेबल हुज लेग ही हैज ब्रोकन। जी, दिस इज द सेम टेबल द लेग ऑफ विच ही हैज ब्रोकन। अब यहाँ पे देखें ना कि यहाँ पे हुज जो है आपको पता है ये इंसानों के लिए यूज होगा। टेबल एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, बेजान चीज है, तो इसके लिए हुज नहीं होगा, विच यूज करेंगे। तो चूंकि पोजेशन शो करना है तो इसलिए हम विच लेग तो नहीं फिर कर सकते ना, द लेग ऑफ विच शी हैज ब्रोकन, ठीक है, इस तरह से होगा। तो नेक्स्ट है जी द गर्ल हु इज वेरी टैलेंटेड शी विल पास। जी, तो ये आपका गलत है सेंटेंस। इसमें गलती क्या है, इसकी करेक्शन को देखें। द गर्ल हु इज वेरी टैलेंटेड विल पास। तो आप देख सकते हैं इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म में हमने शी को दोबारा नहीं लिखा। जी, तो ये भी आप इसको रूल समझ लें कि जब आपने रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया हुआ है, ठीक है, तो उसके बाद जो है आपको किसी प्रोनाउन को दोबारा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आप जब यहाँ पे देखें ना, हु इज वेरी टैलेंटेड, द गर्ल हु इज वेरी टैलेंटेड, इसका मतलब है बात लड़की की हो रही है, तो दोबारा से उसको शी लगाने के लिए जरूरत नहीं है लड़की के लिए, क्योंकि हमने हु को पहले यूज कर लिया है। तो यहाँ पे जो शी लगाया हुआ ये एक्स्ट्रा है, ये गलत है। द गर्ल हु इज वेरी टैलेंटेड विल पास, लड़की जो बहुत काबिल है वो पास हो जाएगी। तो यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग मुकम्मल तौर पे क्लियर है
यहाँ पे अजाफी हमें प्रोनाउन को लगाने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट 24 नंबर तक जितने भी सेंटेंसेज हैं उनकी करेक्शन इसी रूल के मुताबिक होगी, जैसा कि whoever does the job he will get the salary। जी, यहाँ पे ही को लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर अब हमें जो है इसके बगैर ही मीनिंग क्लियर हो रहा है और हमने रिलेटिव प्रोनाउन को यूज किया हुआ है। whoever does the job will get the salary। जी, नेक्स्ट है the man who is spendthrift he is not skinflint। आदमी जो फजूल खर्च है वो कंजूस नहीं है, तो ही को दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले हु को लगा लिया है। जी, द मैन हु इज स्पेंडथ्रिफ्ट इज नॉट स्किनफ्लिट। जी, तो बोर्ड का मटेरियल चेंज होने लगा है। तो नेक्स्ट सेंटेंसेस क्या आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो नेक्स्ट सेंटेंस है द गर्ल who comes here first she will get the seat। जी, बिल्कुल जैसे पिछले दो सेंटेंसेस थे, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद दोबारा हमें जो है यहाँ पे प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है, लिहाजा हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा द गर्ल who comes here first will get the seat। नेक्स्ट है whoever completes the task he will be appreciated। जी, तो यहाँ पे भी ये ही जो है हमने एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है। whoever completes the task will be appreciated। जी, नेक्स्ट है he is one of the teachers who has served the school। जी, अब इसमें एक छोटी सी टेक्निकल गलती है। अब जिन लोगों को रूल्स का नहीं पता या समझ नहीं है वो इस सेंटेंस को सही समझ लेंगे, लेकिन ये गलत है। करेक्ट सेंटेंस होगा he is one of the teachers who have served the school। तो आप देख सकते हैं हैज की जगह हैव लगा हुआ है करेक्ट सेंटेंस में। उसकी वजह क्या है, अभी हम पहले इस रूल को स्टडी कर चुके हैं कि जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसके बाद जो हमने वर्ब की फॉर्म यूज करनी है वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के मुताबिक यूज करनी है। यानी जिस नाउन या जिस प्रोनाउन को आपका रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट कर रहा होता है, रिफर कर रहा होता है, इशारा कर रहा होता है, उसके मुताबिक आपने वर्ब की फॉर्म यूज करनी है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद। अब हु जो है वो रिलेट कर रहा है टीचर्स से, तो टीचर्स क्या है, ये एक प्लूरल नाउन है, इसलिए वर्ब की प्लूरल फॉर्म यूज होगी, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हैज नहीं हैव यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर भी यही गलती है, दिस इज द वन ऑफ आवर बुक्स दैट इज वर्थ रीडिंग। ये गलत सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस होगा दिस इज द वन ऑफ आवर बुक्स दैट आर वर्थ रीडिंग। इज नहीं होगा, आर लगेगा। नेक्स्ट है द साइज ऑफ द रूम शुड बी द सेम एज दिस रूम। ये सेंटेंस गलत है, करेक्ट क्या होगा, द साइज ऑफ द रूम शुड बी द सेम एज दैट ऑफ दिस रूम। जी, यहाँ पे आप जरा गौर करें ना, इस सेंटेंस की सेंस को समझें। बात हो रही है साइज की। अब शुड बी द सेम, सेम के बाद अगर आप एज दिस रूम कर देते हैं तो ये बात क्लियर नहीं होती कि बात जिक्र किस चीज का हो रहा है। सेकंड सेंटेंस में भी आपने साइज को तो मेंशन करना है क्योंकि आप साइज की बात कर रहे हैं। अब सेकंड सेंटेंस में आपने साइज को एज इट इज नहीं लिखना, साइज को रिफर करने के लिए, रिलेट करने के लिए आप रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज करेंगे। यानी कि द साइज ऑफ द रूम शुड बी द सेम एज दिस रूम, तो द साइज ऑफ द रूम शुड बी द सेम एज दैट ऑफ दिस रूम। अब ये वाला जो दैट है ये बेसिकली साइज की बात कर रहा है, साइज को रिलेट कर रहा है कि इस कमरे का साइज जो है, ठीक है, यानी कोई भी कमरा है उसका जिक्र किया जा रहा है कि कमरे का साइज जो है वो इस कमरे के साइज के मुताबिक होना चाहिए। आप देखें ना, जब ट्रांसलेट कर रहे हैं उर्दू में तो साइज का लफ्ज 2 दफा आ रहा है कि कमरे का साइज इस कमरे के साइज के मुताबिक होना चाहिए। तो 2 दफा हम साइज कर रहे हैं। इंग्लिश में अब हमने 2 दफा साइज नहीं लिखना, सेकंड टाइम जब हम साइज को मेंशन कर रहे हैं तो साइज के बजाय हम रिलेटिव प्रोनाउन को लिखेंगे जो कि साइज को रिलेट कर रहा होगा। तो ये दैट जो है ये यहाँ पर साइज को रिलेट कर रहा है, तो इसलिए अगर आप ये सेंटेंस इस तरह से लिखेंगे ये गलत होगा, इस तरह से लिखेंगे तो ये ठीक होगा। नेक्स्ट सेंटेंस जो है उसमें भी यही एरर है, माई हाउस इज मोर ब्यूटीफुल देन माई अंकल्स। मेरा घर ज्यादा खूबसूरत है मेरे अंकल से। तो अब ये इसकी सेंस गलत हो गई है, ठीक है ना। आपने रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो है, ठीक है, या देन के बाद जो है आपने जो है घर का जिक्र दोबारा करना है। मेरा घर जो है मेरे अंकल के घर से ज्यादा खूबसूरत है, तो घर 2 दफा आ रहा है। इंग्लिश में आपने घर को 2 दफा जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है,
सेकंड टाइम में आप रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज करेंगे घर को मेंशन करने के लिए, घर को रिफर करने के लिए, घर को रिलेट करने के लिए। तो लिहाजा करेक्ट सेंटेंस होगा माई हाउस इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ माई अंकल। तो ये देखिए दैट जो है, दैट से मुराद हाउस है, हाउस को रिलेट कर रहा है। तो इस सेंटेंस में अब एरर क्या था कि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट नहीं लिखा हुआ था, जो कि लिखना जरूरी है सेंटेंस की सेंस को या मैसेज को ठीक तरीके से कन्वे करने के लिए। नेक्स्ट है such persons who are hard working achieve success in life। जी, तो ये सेंटेंस जो है हमारा गलत है। उसकी वजह ये है कि आपका जब वर्ड सच आ जाए या आपका वर्ड सेम आ जाए, सच या सेम, तो उसके बाद जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन आपने यूज करना है एज। यानी कि ये रूल है, अगर सेंटेंस में सच का वर्ड आ गया है या सेम का वर्ड आ गया तो उसके बाद आप रिलेटिव प्रोनाउन एज यूज करेंगे। अब यहाँ पे सच है तो सच के बाद रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज किया गया, जो कि गलत है। करेक्ट सेंटेंस होगा सच पर्सन्स एज आर हार्ड वर्किंग अचीव सक्सेस इन लाइफ। ऐसे लोग जो कि मेहनती होते हैं वो जिंदगी में कामयाबी हासिल करते हैं। नेक्स्ट है सच गर्ल्स हु आर लेथार्जिक फेल इन लाइफ। वही गलती है, सच आ गया तो हु नहीं होगा। Such girls as are lethargic fail in life। Next है this is the same hostel which I need। जी, ये भी गलत है, सेम के साथ भी सच की तरह as ही लगेगा, तो which के बजाय यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस में हम relative pronoun as को यूज करेंगे। This is the same hostel as I need। ये बिल्कुल वैसा हॉस्टल ही है जैसी कि मुझे जरूरत है। She is not such prepared that would compete। जी, यहाँ पे सच आ गया है तो साथ एज लगेगा, दैट नहीं लगेगा। करेक्ट सेंटेंस होगा शी इज नॉट सच प्रिपेयर्ड एज वुड कम्पीट। देखिए छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनका ख्याल रखना पड़ता है, वरना ये आपके जो है मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं राइटिंग के दौरान। ये आपका एक्सप्रेशन बड़ा बुरा लगता है, आपका इंप्रेशन बड़ा बुरा लगता है। जो रीडर है खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं ये बड़ी मिस्टेक समझी जाती हैं। जी, whom is going just no। जी, अभी कौन जा रहा है, तो यहाँ पे जा कौन रहा है, यानी वो बंदा जिसका जिक्र हो रहा है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है, हमें मालूम नहीं है, लेकिन वो जो भी है जाने का काम वो कर रहा है, वो सब्जेक्ट है। तो लिहाजा उसको मेंशन करने के लिए हम जो हु है उसकी सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस को यूज करेंगे। तो हुम जो है ये हु का एक्यूसेटिव या ऑब्जेक्टिव केस है, तो गलत है क्योंकि जिसका जिक्र हो रहा है वो काम कर रहा है, वो सब्जेक्ट है। तो लिहाजा हुम इज गोइंग जस्ट नो ये गलत है। who is going just now ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। अगर आपको इसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो टेक्स्ट वीडियोस को देखें, क्योंकि उनके अंदर मैंने बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें डिस्कस की है। सेपरेट वीडियो बनाई गई है हु और हुम के यूज़ के ऊपर कि हु कहाँ पे यूज़ करना है और हुम कहाँ पे यूज़ करना है। हुम इज बीटिंग द ड्रम। अब जो बंदा ड्रम बजा रहा है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो कौन है। अब खैर वो जो भी है वो तो जवाब से पता चलेगा ना वो कौन है। वो जो भी है तो वो सब्जेक्ट ही, क्योंकि वो काम करने वाला है, वो काम कर रहा है, वो ड्रम को बजाने का काम कर रहा है, इसलिए हु की सब्जेक्टिव फॉर्म हु होती है, हुम नहीं यूज करेंगे। करेक्ट सेंटेंस होगा हु इज बीटिंग द ड्रम। नेक्स्ट है हु डू यू वांट टू मीट। आप किससे मिलना चाहते हैं। जी, अब जिससे मिलना है यू ने, ठीक है, उस पर काम हो रहा है मिलने का, तो वो अब ऑब्जेक्ट है जिसका जिक्र हो रहा है, वो एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर काम होगा। वो जो मिलने का एक्शन है उससे वो रिसीव करेगा, इसलिए वो ऑब्जेक्ट है। तो हु की फिर उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम हु की जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म को यूज करेंगे, एक्यूजेटिव फॉर्म को यूज करेंगे। तो ये हु यहाँ पे गलत है, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे whom do you want to meet। आप किससे मिलना चाहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है she delivered the message to whoever she met। जी, वो जिससे भी मिली उसने उसे मैसेज जो डिलीवर किया। अब जो कोई भी है, ठीक है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है एक्चुअली, तो जो कोई भी है वो मालूम नहीं हमें, उसको मैसेज डिलीवर किया जा रहा है, ठीक है, यानी वो डिलीवर होने का जो एक्शन है उसको रिसीव कर रहा है, इसलिए वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट का रोल जो है वो प्ले कर रहा है सेंटेंस के अंदर। इसलिए उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको रिलेट करने के लिए, रिफर करने के लिए हम जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हु है उसकी एक्यूजेटिव फॉर्म को यूज करेंगे। तो हु एवर जो ये गलत है, करेक्ट क्या होगा
शी डिलीवर्ड द मैसेज टू whomsoever she met, वो जिस किसी से भी मिली उसने उनसे मैसेज को डिलीवर किया। Who went there, वहां कौन गया। अच्छा, आप फर्ज करें इसका आंसर है, आप अपनी बात करने के चाह रहे हैं कि मैं गया, तो अगर आप यहाँ पे माई सेल्फ लिख देंगे सिर्फ तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप जाने का काम आप कर रहे हैं, आप सब्जेक्ट हैं, तो आपकी सब्जेक्टिव फॉर्म होनी चाहिए। माई सेल्फ क्या है, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर आप इसको एम्फेसिस के लिए यूज कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो करेक्ट क्या होगा, हु वेंट देयर, वहां कौन गया। आई भी ठीक है अगर आप अकेला यूज कर देते हैं, खासकर स्पोकन इंग्लिश में। और अगर साथ आप माई सेल्फ लगा देते हैं, आई माई सेल्फ, मैं खुद, तो अब माई सेल्फ यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहा है, तो ये आपका इनकरेक्ट सेंटेंस होगा, ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है, इज शी एट ऑफिस, यस आई थिंक, क्या वो दफ्तर में है, यस आई थिंक, हाँ मेरा ख्याल है, हाँ मेरा ख्याल है। देखिए क्या ख्याल है जी आपका, कोई पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब है सेंस कंप्लीट नहीं है। इज शी एट ऑफिस, क्या वो ऑफिस में है, यस आई थिंक सो, जी मेरा ख्याल है कि ऐसा ही है, ठीक है। अब ये जो सो है ये बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन है, ये पूरे का पूरा ये जो एक आपका क्लॉज है, इज शी एट ऑफिस, ये जो पूरा का पूरा क्लॉज कह दिया, सॉरी, ये पूरे का पूरा सेंटेंस है, इज शी एट ऑफिस, उसको रिलेट कर रहा है। मैंने आपको पीछे पढ़ाया भी था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है बाल का तो पूरे के पूरे सेंटेंस को भी रिलेट करता है। अब ये सो जो है ये यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज हुआ है, और इज शी एट ऑफिस इस पूरे सेंटेंस को रिलेट कर रहा है। असल में बात हो रही है ऑफिस की, तो जवाब में भी आपने ऑफिस को मेंशन करना है। अब ऑफिस को आप डायरेक्ट लिख देंगे कि यस आई थिंक शी एट ऑफिस, तो वो दोबारा रेपिटेशन में आ जाएगा, आपको ऑफिस को मेंशन करने की पूरे की जरूरत नहीं है, या इस पूरे सेंटेंस को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप सेंस को कन्वे करने के लिए यहाँ के साथ इसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन सो को यूज कर देंगे, तो वो जो सो है ये इस पूरे सेंटेंस को रिलेट कर देगा, इसे समझ आ जाएगी कि बात किसी की ऑफिस में होने की हो रही है। तो लिहाजा यस आई थिंक सो, इसका मतलब यह है कि मेरा ख्याल है कि वो ऑफिस में ही होगा। यस आई थिंक सो, मेरा ख्याल है कि वो ऑफिस में ही है जी। हैव यू अ बॉल, क्या आपके पास एक गेंद है, आई हैव नॉट गॉट, मैंने हासिल नहीं की, क्या हासिल नहीं की, कोई पता नहीं है, इसका मतलब है सेंस कंप्लीट नहीं है। सेंस कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, हैव यू अ बॉल, क्या आपके पास बॉल है, आई हैव नॉट गॉट वन, मैंने जो है वो हासिल नहीं किया इसे। अब वन जो है ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज हो रहा है और ये रिलेट कर रहा है बॉल को। आप वन नहीं लगाएंगे तो सेंस जो आपका आंसर है उसकी समझ नहीं आएगी, मैसेज ठीक तरह से कन्वे नहीं होगा। जब आप वन लगा देंगे तो वन किसको रिलेट कर रहा है, बॉल को रिलेट कर रहा है, तो उसका मतलब है मैसेज जो है आपका क्लियर है कि आप कह रहे हैं कि मैंने अभी तक जो है यानी कि गेंद हासिल नहीं की, ठीक है। हैव यू फिनिश्ड, नो, क्या आपने अभी मुकम्मल कर ली है या खत्म कर ली है। नो आई हैव नॉट, नहीं मैंने नहीं, नहीं मैंने नहीं, कोई समझ नहीं आ रही। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे, हैव यू फिनिश्ड, नो, क्या आपने खत्म कर लिया अभी, यानी कोई भी काम है उसके खत्म होने की बात हो रही है। नो आई हैव नॉट येट, नहीं अभी तक नहीं। तो अब ये जब येट लगा रहे हैं तो येट जो है इससे आपका मैसेज पूरा क्लियर हो रहा है कि जी अभी तक मैंने खत्म नहीं किया। तो लिहाजा ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, एरर्स होती हैं, इनसे हो सकता है कि ग्रामेटिकली आपका जो सेंटेंस है वो गलत ना हो, लेकिन एक्सप्रेशन वाइज जो है वो गलत होगा, उसका एक्सप्रेशन जो है वो अच्छा नहीं होगा, उसमें क्वालिटी जो है वो नजर नहीं आएगी, और जो आपका रीडर है उसके ऊपर आपका जो पुअर राइटिंग का एक इंप्रेशन बैठ जाएगा कि यार ये बंदा जो है इसकी राइटिंग सेंसिबल नहीं है। तो व्यूअर्स ये तो थी करेक्शन ऑफ एरर्स वाली एक्सरसाइज। इसके बाद जो है 5 अदर प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज जो हैं वो मैंने बनाई हैं रिलेटिव प्रोनाउन के टॉपिक पे। इतनी ज़्यादा एक्सरसाइजेज बनाने का मकसद ये है कि पर्सनल प्रोनाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन का एक ऐसा टॉपिक है, सबसे बड़ा भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, इसमें स्टूडेंट्स गलतियां भी ज़्यादा करते हैं। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जब स्टूडेंट्स को पर्सनल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन इन दो प्रोनाउंस का यूज़ करना आ जाए ना, तो समझ लें उनको इंग्लिश में लिखना पढ़ना बोलना आ गया, इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसको समझाने के लिए भी पहले बड़ी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाया, तो 15 वीडियोस बन गई हैं, ठीक है।
लेकिन उनमें कोई चीज़ रह नहीं जाती रिलेटिव प्रोनाउन के हवाले से। आप मेरे चैनल पे रिलेटिव प्रोनाउन की इन 15 टेक्स्ट वीडियोस को और ये करेक्शन ऑफ एरर्स वाली वीडियो थी, उसके बाद 5 प्रैक्टिस एक्सरसाइज हैं, ये टोटल 21 जो है वीडियोस हैं, ये आप देख लेते हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको इंशाल्लाह दोबारा किसी बुक से, किसी भी चैनल से, कहीं से रिलेटिव प्रोनाउन को सर्च करने की मजीद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर हवाले से इसको कम्प्लीटली मैंने कॉम्प्रीहेंसिवली समझाया। अब प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज बनाने का मकसद ये है व्यूअर्स, मैं हर वीडियो में तकरीबन कहता हूँ, खासकर जो एक्सरसाइजेज वाली वीडियोज हैं उनके आखिर में मैं अपने नए व्यूअर्स के लिए ये मैसेज जरूर देता हूँ कि देखें, लैंग्वेज इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। लैंग्वेज को जो है सीखने का बेहतरीन तरीका यही है कि इसे बस यूज़ करें, आप मैक्सिमम यूज़ करें जितना कर सकते हैं। देखें, मैं इसकी आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हमारी नेटिव लैंग्वेज है, कोई भी है, पंजाबी है, उर्दू है, जो भी हमारी नेटिव लैंग्वेज है, तो हमने कभी भी उसके रूल्स को स्टडी नहीं किया, हमने कभी उसकी करेक्शन ऑफ एरर्स वाली एक्सरसाइजेज नहीं सॉल्व की, लेकिन हम लिखते भी ठीक हैं, बोलते भी ठीक हैं, समझते भी ठीक हैं, फ्लुएंसी भी है। उसकी वजह यह है कि जब से हम पैदा हुए हैं 15, 20, 25, 30, 40, 50 साल से हम उसे यूज़ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया है कि वो अब उसमें हमारा रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक है। हमें उर्दू लिखते हुए या अपनी कोई भी नेटिव लैंग्वेज है उसको लिखते हुए कभी ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि यार इसमें ग्रामेटिकल एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसमें कौन सा रूल आना था, बल्कि हमने तो कभी रूल सारी ज़िंदगी पढ़े ही नहीं होते अपनी नेटिव लैंग्वेज के, इसके मतलब इसके बावजूद भी हम इसको ठीक यूज़ करते हैं। आप कोई भी लैंग्वेज है, आप फर्ज करें इंग्लिश है, ये हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है, इसको लर्न करने का तरीकाकार भी यही है कि आप इसको जस्ट यूज़ करें। मैं ये बात आपको दावे से कहता हूँ कि आपको कोई इंग्लिश ग्रामर का रूल नहीं आता, आपको इंग्लिश ग्रामर का पता ही नहीं है। आप इंग्लिश रीड करना शुरू कर दें, ठीक है, आप एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग करें, करते रहें, एक लेवल एक ऐसा आएगा कि आप उसको ठीक बोलेंगे भी, समझेंगे भी और लिख भी ठीक लेंगे, हालांकि आपको रूल्स का नहीं पता होगा। लेकिन असल तरीका तो यही है, लेकिन ये चूंकि एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हमने एक टाइम फ्रेम के अंदर रह के काम करना है, हमने एग्जाम्स में अपीयर होना है, तो फिर ये जो हम ग्रामर के रूल्स को स्टडी करते हैं और ये जो हम ग्रामर को स्टडी करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, ये एक्चुअल में एक शॉर्टकट है लैंग्वेज को सीखने का। अब इस शॉर्टकट को भी हमने इतना शार्ट नहीं बना लेना कि ठीक है जी हमने ग्रामर, हमें रूल्स का पता लग गया, ठीक है जी हमें लैंग्वेज आ गई। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जितने मर्जी आप ग्रामर की बुक्स पढ़ लें, आप जितने मर्जी रूल्स याद कर लें, जब तक आप इन रूल्स को बार बार इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इनको लिखेंगे नहीं, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को सॉल्व नहीं करेंगे, ये आपको भूल जाएंगे, ये नहीं याद रहेंगे। और वैसे भी याद रह भी जाएं तो आप जब लिखेंगे तो आप क्या रूल्स को याद कर करके लिखेंगे, अच्छा जी यहाँ पे ये रूल लगाना था यहाँ, इस तरह तो कभी आप कोई एग्जाम टाइमली जो है वो दे ही नहीं सकेंगे। ना आपकी राइटिंग में फ्लुएंसी आएगी, ना फ्लो आएगा, एक नेचुरल फ्लो होता है वो भी डेवलप नहीं होगा। तो ये कैसे डेवलप होगा? वो डेवलप इस तरह से होगा कि जितना आपके पास टाइम है, जितनी ज़्यादा आप इन रूल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करें, जितनी ज़्यादा मैक्सिमम। आपने अब आपने करनी कहाँ तक है, देखिए ना, कोई तो लिमिट होगी ना कि कब तक हमने प्रैक्टिस करनी। आपने तब तक इन रूल्स की, इन ग्रामर्स की, जो आप जो भी स्टडी करेंगे टॉपिक को, आपने तब तक उसकी प्रैक्टिस करनी है जब तक आपका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक नहीं हो जाता। रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक से मतलब ये है जैसे हमारा नेटिव लैंग्वेज में होता है, लिखते हुए रूल्स के बारे में सोचना नहीं पड़ता, तो इंग्लिश में भी आपने इन रूल्स की जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली आपके लाशऊर के अंदर बैठ जाएंगे। फिर क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा इन रूल्स की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर जब लिखेंगे ना तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमने जनाब कौन सी क्लॉज लिखनी थी, ये प्रोनाउन लगाना था, ये हेल्पिंग वर्ब लगाना था, ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप बस जल्दी जल्दी लिख लेंगे। लेकिन जब आप अपनी राइटिंग को चेक करेंगे ग्रामर वाइज तो वो बिल्कुल ठीक होगी। उसकी वजह कि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि आपका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक हो गया, खुद ब खुद ही वो आपकी राइटिंग के अंदर, आपके बोलने के अंदर, आपकी कंप्रीहेंशन के अंदर वो चीज़ें आ गई, आपको प्रॉब्लम नहीं होता। तो इस लेवल तक आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है लैंग्वेज को सीखने के लिए। फिर बता रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं करेंगे सिर्फ रूल्स को याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप कभी भी अच्छा नहीं लिख सकेंगे, अच्छा नहीं बोल सकेंगे। तो इसलिए मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को मैक्सिमम प्रैक्टिस मटेरियल जो है वो फराहम करूँ। अब हमारा क्योंकि ये यूट्यूब का फॉर्म है, तो अब बहुत ज़्यादा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के ऊपर ही वीडियोस बना दूं, लेकिन मेरी कोशिश होती है जहां तक मुमकिन हो सके मैं आपको फराहम करता हूं। अब इस टॉपिक के ऊपर एक ये आपके लिए प्रैक्टिस मटेरियल भी है, ये इसमें करेक्शन ऑफ एरर्स भी है, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, आपको अपनी गलतियों की निशानदेही भी हो जाएगी, करेक्शन का भी पता चल जाएगा। तो एक एक्सरसाइज ये है, एक और उसके बाद 5 एक्सरसाइजेज जो हैं
वो और दी गई हैं। वो करेक्शन ऑफ एरर्स वाली नहीं है, उसमें जस्ट आपके वो जो हैं वो एरर्स हैं और साथ में आंसर्स दिए हुए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको जो है प्रैक्टिस मटेरियल जो है वो मैंने खुद ही फराहम कर दिया है। तकरीबन 6 एक्सरसाइजेज हैं, अगर इन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इनको सॉल्व करने का तरीका भी यही है कि आपने सारी यकदम ही सॉल्व नहीं कर लेनी। आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी गलतियाँ कहाँ तक हैं, कितनी हैं। एक आध गलती है तो कोई बात नहीं, आप आगे चले जाएँ। लेकिन अगर आपकी गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं, आप दोबारा पीछे रिपीट करें। रिपीट करने का तरीका आप सारी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। आपने बोर्ड्स के जो स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, आप उनको देख के भी रिवाइज़ कर सकते हैं। सारी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप देखें कि अब आपने अच्छी तैयारी हो गई है, उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व करें। तो उसका तरीकाकार भी यही है। अगर तो वो सारी ठीक है, एक आध गलती है तो फिर 2 कर लें, 3 कर लें, चलते जाएँ। लेकिन अगर आपकी गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं तो फिर अगली एक्सरसाइज सॉल्व ना करें। आप जो है रुक जाएँ, पीछे आके रिपीट करें सारा कुछ, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करें। ये जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं है, ये आपकी सेल्फ असेसमेंट है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि तैयारी आपकी कहाँ पे, आप तैयारी के लिहाज से खड़े हैं, कितनी तैयारी हो गई है, आपको पीछे जो रूल्स पढ़े हैं, जो आपने टॉपिक को स्टडी किया है, उसकी आपको कितनी समझ आ गई है। तो एक तो ये मैंने प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज आपको फराहम कर दी। इसके अलावा इस वीडियो के आखिर में और तकरीबन हर वीडियो के आखिर में ही जो है वो मैं आप लोगों को रिकमेंडेड बुक्स की एक लिस्ट जो है वो दे रहा हूँ। उसमें काफ़ी सारी बुक्स हैं, सारी बुक्स को लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इन बुक्स के अंदर जो है वो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज मौजूद हैं। तो आप अपनी मज़ीद प्रैक्टिस के लिए इन बुक्स को कंसल्ट कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। यहाँ पे प्रैक्टिस करें जो मैंने एक्सरसाइजेज करवाई हैं, उसके बाद आप अगर ज़रूरत महसूस करें तो आप एडिशनली जो है इन बुक्स को कंसल्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि सारी बुक्स को एक ही दफ़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, एक टाइम में आप 1 या 2 बुक्स परचेज़ कर लें। जब आप समझें कि अभी आप मज़ीद आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो आप मज़ीद बुक्स ले लें। और डिफरेंट तरह की बुक्स हैं, डिफरेंट ग्रेड्स की, डिफरेंट लेवल्स की बुक हैं, ग्रेजुएशन लेवल की हैं और मैट्रिक लेवल की हैं। तो वो आपने अपनी सूटेबिलिटी को चेक कर लेना है कि आपको कौन सी बुक सूट करती है। तो उसका तरीकाकार भी ये है कि जब आप बुक स्टॉल पे जाएँ तो वहाँ पे इन बुक्स को एक दफ़ा परचेज़ करने से पहले निकलवा के देख लें, थोड़ा-सा स्टडी कर लें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी बुक आपको परचेज़ करनी चाहिए। तो एक वक़्त में आप एक आध बुक जो है वो ले लें, तो आप उनको भी प्रैक्टिस के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं बार-बार मेरा इस चीज़ पे फ़ोकस है कि व्यूअर्स, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो फिर इसका एक ही तरीका है कि प्रैक्टिस, 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 जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उनके लिए। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी इस बातों का बहुत-बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।